आरव ने उस रात अपनी कार में बैठकर ही तय कर लिया था कि अब वे अनाया को सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपनी पत्नी बनाकर रहेगा। अगली सुबह ऑफिस में माहौल पहले जैसा ही था, लेकिन आरव और अनाया के बीच सब कुछ बदल गया था। आरव ने अनाया को इंटरकॉम पर फोन किया, मेरे केबिन में आओ अभी। अनाया जैसे ही अंदर गई, आरव ने अपनी कुर्सी से उठकर उसे सीधा दीवार से लगा दिया। आरव, कोई देख लेगा, अनाया ने घबराते हुए कहा। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों के बीच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे परवाह नहीं है, मैं अब और छिपकर प्यार नहीं कर सकता। अनाया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनाया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर नीचे किया और उसने उसके सीने पर रख दिया। आरव ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज ही मैं अपने घर बात करूंगा। उसी रात आरव जब अपने आलीशान बंगले पर पहुंचा तो उसके पिता मिस्टर मल्होत्रा और माँ डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आरव ने सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, पापा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा जी खुश हो गए। क्या बात है बेटा, आखिरकार तुमने हमारी बात मान ही ली, तुमने लड़की पसंद कर ही ली। अब जल्दी बताओ कौन है, हम कल ही उनसे बात करते हैं। पापा, वो मैं अनाया से शादी कर रहा हूँ, वे मेरे ऑफिस में काम करती है। ये सुनते ही आरव के पिता के हाथों से चम्मच नीचे गिर गई और वे गुस्से में उठ खड़े हुए। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की इस घर की बहू बनेगी, ये नहीं हो सकता। तुमने उसे पसंद किया है, वह लड़की हमारे रुतबे के आसपास भी नहीं है। समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे मल्होत्रा खानदान की बहू एक मामूली क्लर्क है। माँ ने भी चिंता जताई, बेटा, वे हमारे माहौल में ढल नहीं पाएगी। आरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर अनाया इस घर में नहीं आएगी तो आपका ये बेटा भी इस घर में नहीं रहेगा, कहकर वे अपने कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उधर अनाया ने भी अपनी माँ को सब बताया। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर था। बेटा, वो लोग बहुत अमीर है, उनके तौर तरीके अलग है। अगर कल को उन्होंने तुझे नीचा दिखाया या परेशान किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े घर में शादी करना आग से खेलने जैसा है। पूरे 1 महीने तक दोनों घरों में जंग चली। आरव अब घर में कम रहता था, वे अपने काम में भी ध्यान नहीं देता। तो ये सब देखकर आरव की माँ ने आरव के पिताजी से बात करके समझाने की कोशिश की। काफी समझाने के बाद वे माने और अनाया के घर वालों से मिलकर शादी की डेट निकलवाई। आरव और अनाया दोनों खुश थे। दोनों अपनी शादी की तैयारियों में लगे थे। उधर शादी का दिन आया। मंडप फूलों से सजा था। आरव शेरवानी में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था और अनाया लाल लहंगे में साक्षात परी जैसी। जब आरव ने अनाया की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखों से एक कतरा आंसू गिरा। ये उन तमाम मुश्किलों का अंत था जो उन्होंने झेली थी। अनाया अब आरव के घर पर आ गई थी। दोनों का घर में स्वागत हुआ और अनाया को आरव के कमरे में आराम करने भेज दिया गया। कमरे को मोगरे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अनाया घूंघट डाले बेड पर बैठी थी। उसका पूरा शरीर घबराहट से थरथरा रहा था। आरव अंदर आया और उसने
दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। वे धीरे धीरे उसके पास आया और बेड पर बैठ गया। उसने बहुत प्यार से उसका घूंघट उठाया। अनाया ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। आज तुम दुनिया सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो, आरव ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा। आरव ने उसके गले के भारी हार को उतारा। उसकी उंगलियां जब अनाया की गर्दन को छू रही थी तो अनाया के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। आरव ने उसके कानों के पीछे धीरे से अपनी गर्म सांसें छोड़ी और उसके कान की लो को अपने होठों से धीरे से दबाया। अनाया के मुंह से एक दबी हुई आह निकली और उसने आरव के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उस रात आरव ने उसे बहुत धीरे, बहुत प्यार से महसूस किया। उसने उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और एक लंबी गहरी किस की, जिसमें बरसों का इंतजार घुला था। शादी के 3 दिन बाद दोनों मालदीव के एक प्राइवेट विला में थे। चारों तरफ नीला समंदर और ऊपर खुला आसमान। रात का वक्त था। अनाया ने एक बेहद पतली सफेद रंग की सिल्क की नाइटी पहनी थी जो उसके बदन से चिपकी हुई थी। वे डेक पर खड़ी लहरों को देख रही थी। आरव पीछे से आया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। उसने अपने शर्ट के बटन खोल रखे थे। आरव ने उसे अपनी ओर घुमाया। चांदनी में अनाया का चेहरा चमक रहा था। आरव ने अपनी जीभ से उसके होठों को सहलाया और फिर उन्हें चूमना शुरू कर दिया। इस बार का रोमांस शांत नहीं था बल्कि जुनून से भरा था। आरव ने उसे गोद में उठाया और विला के अंदर ले जाकर बेड पर पटक दिया। वे उसके ऊपर झुक गया। उसके हाथ अनाया के जिस्म के हर मोड़ को पहचान रहे थे। आरव ने अनाया के नाइटी के स्ट्रिप्स को कंधे से नीचे किया। उसने उसके गले, कंधों पर फिर नीचे तक अपने किस का सफर जारी रखा। अनाया ने अपनी कमर ऊपर उठाई और आरव के बालों को खींचते हुए उसे और करीब बुलाया। उस रात उन्होंने प्यार की हर सीमा पार कर दी। कमरे में सिर्फ उनकी भारी सांसों और बिस्तर की चरमराहट की आवाज थी। आरव ने उसे अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि जैसे वे उसे खुद में ही समा लेना चाहता हो। सुबह जब सूरज निकला तो अनाया आरव की नगन बाहों में सोई हुई थी। आरव उसे सोते हुए निहार रहा था। उसने उसके माथे को चूमा और धीरे से कहा, अब तुम कभी अकेली नहीं होगी अनाया, हमेशा के लिए मेरी। अनाया ने नींद में ही मुस्कुराते हुए अपना चेहरा उसकी छाती में और गहराई से छिपा लिया। ये उनकी एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। मालदीव की वह रात अभी थमने का नाम नहीं ले रही थी। विला के बाहर समंदर की लहरें एक मधुर संगीत पैदा कर रही थी, लेकिन विला के अंदर आरव और अनाया के बीच एक अलग ही संगीत बज रहा था, धड़कनों का संगीत। बेड पर लेटे हुए आरव ने अनाया को अपनी ओर खींचा और उसका सिर अपनी बाह पर रख लिया। कमरे की मध्यम रोशनी में अनाया के चेहरे पर बिखरी जुल्फें आरव को बेचैन कर रही थी। उसने अपनी उंगलियों से उन जुल्फों को हटाया और अनाया की आंखों में डूबा रहा। क्या सोच रहे हो? अनाया ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में उस रात की थकान और ढेर सारा प्यार था। आरव ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, यही कि कितनी मुश्किलें आई
कितने लोग खिलाफ थे, लेकिन आज तुम मेरे इतने करीब हो कि मैं तुम्हारी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता हूँ। अनाया, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। अनाया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आरव की छाती पर रखा, जहां उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। और आप मेरी वो पनाह है जैसे मैंने हमेशा ढूंढा था। आरव की नजरें अनाया के होठों पर टिक गई, जो थोड़ी देर पहले की गहरी किसेस की वजह से हल्के लाल हो गए थे। उसने झुककर अनाया की नाक की नोक को चूमा और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा। आरव ने अनाया के कानों के पीछे अपनी जुबान से एक लकीर खींची, जिससे अनाया का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आरव की पीठ पर अपने नाखूनों के निशान छोड़ दिए। आरव ने उसे फिर से चूमना शुरू किया। इस बार वे किस और भी लंबी और गहरी थी। उनके शरीर एक दूसरे की गर्मी में पिघल रहे थे। आरव ने उसके कानों में फुसफुसाया, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। हर दिन तुम्हें इसी तरह पागलों की तरह चाहूंगा। अनाया ने उसकी गर्दन को चूमते हुए कहा, मैं सिर्फ आपकी हूँ आरव, रूह तक आपकी। उस रात मालदीव की हवा ने गवाही दी कि दो टूटे हुए दिलों ने मिलकर एक मुकम्मल दुनिया बसा ली थी। अगली सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से अंदर आई तो अनाया की नींद खुली। उसने देखा आरव बालकनी में खड़ा कॉफी पी रहा था। अनाया ने उसकी शर्ट पहनी और पीछे से जाकर उसे कमर से पकड़ लिया। आरव ने पीछे मुड़कर उसे अपनी बाहों में लिया। आज कैसा लग रहा है मिसेस मल्होत्रा? अनाया ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, जैसे मेरा कल का हर दर्द आज की इस खुशी के लिए ही था। आरव ने उसे उठाकर हवा में गोल घुमाया और दोनों के ठहाके पूरे समंदर में गूंज उठे। सालों बीत गए, लेकिन आरव और अनाया का प्यार कभी कम नहीं हुआ। ऑफिस में आज भी आरव का वही रौब था, लेकिन जैसे ही केबिन में अनाया कदम रखती, वह सख्त बॉस एक दीवाना प्रेमी बन जाता। उनकी कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट से शुरू हुए सफर की नहीं थी, बल्कि ये मिसाल थी कि अगर किस्मत साथ दे और इरादे मजबूत हो तो इश्क दोबारा न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि पहले से कई ज्यादा गहरा और सच्चा होता है। अब उनके घर में एक छोटी सी जान की किलकारियां भी गूंजने लगी थी, जो उनके प्यार का सबसे खूबसूरत नतीजा थी। हाथ में हाथ डाले दोनों आज भी अपनी बालकनी से सूरज ढलते को देखते और मुस्कुराते, ये जानते हुए कि उनकी प्रेम कहानी का सूरज कभी नहीं ढलेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी इश्क दोबारा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।